नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां आज घोसी उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है और बीजेपी सपा पूरे दमखम के साथ आज करेगी प्रचार प्रसार। आज शाम 5 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार। तो वहीं 5 सितंबर को होना है घोसी सीट पर मतदान। बीजेपी से मैदान में दारा सिंह चौहान तो समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह है प्रत्याशी। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दोनों पार्टियां आमने सामने नजर आएंगी घोसी के रण में, जहां एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। दोनों में ये जो भीषण टक्कर है वो देखने को साफ तौर से मिलेगी, लेकिन कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिस तरह से देखें कि पहले जो ये सीट थी तो सपा के खाते में, लेकिन अब जो प्रत्याशी हैं सपा के वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि दारा सिंह के पास ही ये सीट थी, उसके बाद उनकी तरफ से यहाँ पर ये सीट छोड़ी गई, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही अब दोबारा से उपचुनाव कराए जा रहे हैं, तो वही जनता का प्यार जो पहले दारा सिंह को मिला था अब मिलता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा कि कितने मतों से जीत हासिल करते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, उनको भी कांग्रेस की तरफ से पूरा समर्थन मिलता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से खुले तौर पर यहाँ पर कहा गया था कि वो सुधाकर सिंह के समर्थन में है, यानी कि सपा का पूर्ण समर्थन करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को ओपी राजभर का यानी कि सुभाष सपा का जो समर्थन है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब दोनों जहां पार्टियां एक दूसरे की टक्कर में होंगी तो अब देखना होगा। क्योंकि इससे पहले भी 29 अगस्त को जहां अखिलेश यादव घोसी मैदान में उतरे थे अपने जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह उनके पक्ष में वोट अपील के लिए, तो कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोसी के रण में उतरे थे, यानी कि 2 सितंबर को। और अब देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे निकलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, अब जिस तरह से देखिए कि एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है, दोनों में आमने सामने का ये खुला मुकाबला है। मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए मनीष, दोबारा से आपसे संपर्क साधेंगे। इस बीच में बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज घोसी उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है, जहां आज से प्रचार प्रसार थम जाएगा। यानी कि अब पूरी तरह से चुनावी जो बिगुल है वो घोसी में बच चुका है। दोनों जो दल हैं पूरी पर ये मतदान होना है और 8 सितंबर को जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे कि क्या कुछ रहा है। क्योंकि इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह है तो बीजेपी से दारा सिंह है। इससे पहले भी दारा सिंह ने ही घोसी सीट पर विजय प्राप्त की थी, तो क्या इस बार भी घोसी सीट दारा सिंह के पक्ष में जाती है या फिर नहीं? क्योंकि सपा की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप भी इस पर लगाए गए थे दारा सिंह के ऊपर कि एक बार जनता को धोखा मिल चुका है और दोबारा धोखा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं विजय सुधाकर सिंह की होगी, सपा की तरफ से कहा गया था। लेकिन इस बीच दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मुकाबला है काफ़ी कड़ा होने वाला है, क्योंकि 5 सितंबर को मतदान होने हैं और आज थम गया है चुनाव प्रचार। आज से थम जाएगा, यानी कि आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज शाम 5 बजे तक ही प्रचार प्रसार किया जा सकता है। क्योंकि कल जिस तरह से देखें कि घोसी के मैदान में उतरे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दारा सिंह के पक्ष में वोट अपील करते हुए नजर आए थे। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ मनीष मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, अब जिस तरह से देखें एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जहां आज जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। यह निश्चित तौर पर अजय आपको बता दूं कि आज घोसी उपचुनाव के जो प्रचार प्रसार का जो समय है वो शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा और आज तमाम दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों के लिए
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों अपने अपने प्रत्याशियों के लिए एक बार जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आप बता दूं कि भूपेंद्र चौधरी सहित तमाम जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने कैंपिंग कर रखी है। और साथ ही अगर हम बात कीजिए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव समेत तमाम जो उनके जीते हुए विधायक है पूर्वांचल के, उन्होंने यहाँ पे कैंपिंग कर रखी है। तो माना जा रहा है कि आज के दिन तमाम जनसभाएं होंगी, तमाम जो प्रचार प्रसार की जो ताकत है, पूरी ताकत के साथ आज कहीं ना कहीं लगते हुए नजर आएंगे। क्योंकि प्रचार का आखिरी दिन है और पूर्वांचल का ये घोसी का उपचुनाव कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जय, जिस तरीके से पूरी हम देख रहे हैं इंडिया बनाम एनडीए की जो लड़ाई है वो पूर्वांचल से शुरू हो रही है। तो निश्चित तौर से आगे आने समय में 2024 में इसका एक बड़ा संदेश आएगा, जिसको लेके कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों इस लड़ को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज जब शाम 5 बजे ये प्रचार थम जाएगा, उसके पहले माना जा रहा है कि पूरी ताकत के साथ आज दोनों पार्टियों के जो दिग्गज बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार करते रहेंगे और लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे। देखना होगा इस अपील का कितना असर पड़ता है कि जिस तरीके से घोसी में पिछली 2022 में यही राजनीतिक समाजवादी पार्टी जिससे क्या उनको पुनः एक बार फिर से मौका देती है यहाँ की जनता, या फिर सुधाकर सिंह जो यहाँ बताया जा रहा है कि लोकल नेता के तौर पर इनको कहा गया है, जो यहाँ पे लगातार समाजवादी पार्टी के चार प्रचारक में से रहे हैं, उनको एक बार मौका देती है। देखने वाला रहेगा, दिलचस्प मुकाबला है जो यहाँ का। अब पूर्वांचल का कोई भी चुनाव होता है तो निश्चित तौर से हमेशा एक कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने वाला होता है। ये घोसी चुनाव भी आम चुनाव नहीं होगा, ये बड़ा चुनाव होगा, एक बड़ा संदेश पूर्वांचल से यहाँ पे जाएगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा संदेश तो जाएगा मनीष, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब एक बार दारा सिंह जीत चुके, क्या दोबारा भी इनके पाले में सीट जाएगी? फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनीष बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गाजियाबाद दौरा है। आज दोपहर 1 बजे करीब मुरादनगर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट मुरादनगर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां 20 बेड युक्त वार्ड के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1 बजे करीब मुरादनगर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे गाजियाबाद, जहां गाजियाबाद के मुरादनगर पहुंचेंगे और करीब 1 बजे पहुंचेंगे मुरादनगर डिप्टी सीएम। और इस वक्त की बड़ी अपडेट, क्योंकि आज ब्रजेश पाठक का ये गाजियाबाद दौरा है, दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे मुरादनगर, जहां आपको बता दें कि 20 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट मुरादनगर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और 20 बेड युक्त वार्ड के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि आज गाजियाबाद दौरे पर हैं। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। ये काफ़ी अहम दौरा रहने वाला है, जहां गाजियाबाद के मुरादनगर पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 20 बेड युक्त जो ये वार्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है, इसका भी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। ब्लॉक आपको बता दें कि 20 बेड युक्त जो ये वार्ड है, इसका नवनिर्मित भवन का आज उद्घाटन करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज दोपहर 1 बजे ब्रजेश पाठक मुरादनगर पहुंचेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से बड़ी अपडेट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बसपा, जहां यूपी के बाद अब मायावती ने उत्तराखंड राज्य की बैठक की है और बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की गई। संगठन की मजबूती और सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने में मायावती जुटी हैं। लखनऊ में रहकर राज्यवार कर रही हैं बैठक और यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ मायावती ने ये चर्चा की। संगठन विस्तार और बूथ कमेटियों के गठन को लेकर भी ये बैठक की गई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि लखनऊ में रहकर राज्यवार तरीके से बैठक कर रही हैं मायावती, जिसके साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब जुट गई। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की जो तारीख है वो नज़दीक आ रही है, उसको लेकर अब सभी पार्टियां इस समय एक्टिव मोड पे नजर आ रही है।
तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बसपा भी जुट गई है। यूपी के बाद अब मायावती ने उत्तराखंड राज्य की बैठक भी की, यानी कि अब उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की तरफ भी देख रही हैं, जहां बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्वनी द्विवेदी लाइव जुड़े हुए हैं। अश्वनी, अब जिस तरह से देखें, जहां मायावती की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लगातार सिमटती जा रही, तो वहीं एक बार फिर से लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और मायावती उत्तराखंड में भी अपना भाग्य आजमाना चाहती कि क्या कुछ रहेगा। बिल्कुल मायावती बसपा इस समय एक्टिव मोड में है। देखा गया कि यूपी की आज जो बैठक हुई थी उसके बाद आज जो आकाश आनंद है मायावती के भतीजे, उनको राजस्थान मध्य प्रदेश तरीके जो जिले प्रदेश है उनकी जिम्मेदारी दी गई थी। लगातार वो वहां पर एक्टिव है। मायावती उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। पहले यूपी के तो तमाम उनके कैडर हैं उनके साथ बैठक की और कल उन्होंने गुपचुप तरीके से उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक इसलिए की गई क्योंकि कहीं ना कहीं सुगंध ऐसी आ रही है कि चुनाव जो है समय से पहले हो सकते हैं और ऐसे में अगर तमाम पार्टियां जो हैं, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, अगर पहले से ही अपने जो प्रत्याशी होंगे उनका चयन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर एंड टाइम पर समस्या आएगी। इसी को लेकर के मायावती ने चिंतन किया, बैठक की, बातचीत की, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया कि कौन सा जो है प्रत्याशी किस लोकसभा सीट पर मुफीद हो सकता है। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं सर्व समाज जो है उसको जोड़ने के लिए भी निर्देश दिया कि सर्व समाज को जोड़ा जाए पार्टी के साथ में, साथ ही साथ बूथ कमेटियां हैं उनको मजबूत किया जाए। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया मायावती ने तमाम बार जो है अपने जो पदाधिकारी उनको निर्देश दिया कि जनता के बीच जाकर के अब उनको फिर से एक बार जोड़ने का काम करें, क्योंकि 2007 का जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा ने नई रणनीति अपनाई थी। दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ तैयार किया गया जिसका फायदा उसको मिला था। उसके बाद इस तरह का गठजोड़ मायावती को कोई दूसरा नहीं मिल पाया। हालांकि मुस्लिम के साथ गठजोड़ जोड़ने की कोशिश की, तमाम अन्य जातियों के साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक बार फिर सर्व समाज को जोड़ने की बात मायावती कह रही हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, तमाम पिछड़े वर्ग से लोग हो, सबको जोड़ के एक साथ लाने की कोशिश मायावती की ओर से की जा रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में मायावती को पता है कि अभी तक वो किसी और नहीं गई, ना तो इंडिया की ओर गई है ना ही एनडीए की ओर गई, बीच में है। और लोगों से उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं, पार्टी के लोग हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर खाने में किसी तरफ जाना ही पड़ेगा। क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें देखा गया था कि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी बसपा, तब जाकर के 10 सीट जीती थी और इस बार अभी तक अकेले है। 2022 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल अश्विनी, लेकिन जिस तरह से देखिए कि बसपा अभी तक किसी भी पार्टी में या किसी भी दल में जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मायावती की तरफ से पहले ऐलान कर दिया गया था ना वो इंडिया का हिस्सा बनेंगी ना वो एनडीए का हिस्सा बनेंगी, वो अकेले ही चलेंगी। लेकिन नुकसान जो होगा वो कहीं ना कहीं सपा कांग्रेस जो गठबंधन तैयार कर रही है उसको होगा। क्योंकि इससे पहले देखा गया हाल ही में उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ में जो है बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा था गुड्डू जमाली के रूप में, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की ओर से उपचुनाव में जो है धर्मेंद्र यादव थे। इसके अलावा निरहुआ जो थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2,80,000 से ज्यादा वोट गुड्डू जमाली को मिला था, जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, तमाम जो विपक्षी पार्टियां, उसको इनका सीधा नुकसान होगा। ये बखूबी सभी पार्टियां जानती हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं बसपा को अपने साथ लाने की हर मुमकिन कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही है। लेकिन हालांकि अभी तक मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले कि वो आखिर किस ओर जाने वाली है, किसके साथ जाएंगी, क्या वो इंडिया के साथ जाएंगी या एनडीए के साथ जाएंगी। क्योंकि अकेले राह चलना मायावती के लिए आसान नहीं होगा, ये मायावती को पता है, लेकिन जिसके साथ जाएंगे उसको जरूर मजबूती मिल जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में सभी पार्टियां चाह रही हैं कि मायावती उनके साथ आ जाएं, जिसके चलते उनकी स्थिति जो मजबूत हो। क्योंकि अगर भाजपा के साथ जाती है तो दलित वोट बैंक है, जो कोर वोटर इनका है, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। अगर विपक्ष के साथ जाती है तो निश्चित तौर पर जो बंटवारे की राजनीति होगी, वोट बंटवारा होता है, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, जिसका फायदा विपक्ष में मिलेगा। अब देखना होगा मायावती अपने पत्ते कब खोलती है और कब आखिर तय करती कि वो किस ओर जा रही हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां लखनऊ से बड़ी अपडेट। आपदा से बचाव के लिए तैयार किए जाएंगे अब विशेषज्ञ जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ग्राम पंचायतों में अब आपदा विशेषज्ञ स्कूल कॉलेज में तैयार किए जाएंगे 1,25,825 लोग, जहां ग्राम पंचायतों में ये तैयार किए जाएंगे 2,32,376 लोग। विशेष सचिव राजस्व ने
जिलों को निर्देश भेजा है। स्कूल कॉलेज स्तर पर 30 अक्टूबर को होगा ये कार्यक्रम। जिला स्तर पर 50-50 बैच को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्कूल कॉलेज ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे 10-10 मास्टर ट्रेनर। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। जहां आपको बताते चले कि अब जो ये आपदाएं होती हैं इनको लेकर तमाम तरह की जो तैयारी है वो की जा रही है। आपदा से बचाव के लिए अब विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज ग्राम पंचायतों में आपदा विशेषज्ञ होंगे। स्कूल कॉलेजों में ये तैयार किए जाएंगे, जहां 1,25,855 लोग ग्राम पंचायतों में तैयार किए जाएंगे और 2,32,376 लोग। विशेष सचिव राजस्व ने जिलों को भेजे हैं निर्देश। और स्कूल कॉलेज स्तर पर 30 अक्टूबर को कार्यक्रम होगा। जिला स्तर पर 50-50 बैच को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्कूल कॉलेज ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे 10-10 मास्टर ट्रेनर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां 6 IAS अफसरों के तबादले हुए। नवनीत सिंह चहल को डीएम प्रयागराज बनाया गया, तो भानु चंद्र गोस्वामी को आगरा का डीएम बनाया गया। साथ ही मानवेंद्र सिंह को मुरादाबाद का डीएम बनाया गया और शैलेंद्र कुमार सिंह को मथुरा का डीएम बनाया गया। राहुल पांडे को हमीरपुर का डीएम बनाया गया। मृदुल चौधरी को महोबा का डीएम बनाया गया। तो ये 6 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं और अलग अलग जगहों पर तैनाती की गई है। तो ये बड़े फेरबदल किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में IAS अफसरों में कई बड़े फेरबदल, जहां कई अफसरों के तबादले हुए हैं। 6 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो नवनीत सिंह चहल को प्रयागराज का डीएम बनाया गया है। साथ ही भानुचंद्र गोस्वामी को आगरा का डीएम बनाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि मानवेंद्र सिंह को मुरादाबाद का डीएम बनाया गया। साथ ही बात करें शैलेंद्र कुमार की, तो उनको मथुरा का डीएम बनाया गया है और राहुल पांडे को हमीरपुर का डीएम बनाया गया। तो ये अलग अलग तबादले 6 IAS अफसरों के किए गए। मृदुल चौधरी को महोबा का डीएम बनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन है। आज जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है और दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जिस दौरान जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही आपको बता दें कि जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश भी जारी कर दिए हैं कि जिस तरह से जो भी लोगों को परेशानी हो रही है, फरियादियों की परेशानी है, उनको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए और साथ ही अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पे दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि गोरखपुर में जनता दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जिस दौरान तमाम जो फरियादी थे अपनी फरियाद लेके पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के पास। और आपको बताते चले जल्द से जल्द सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो फरियादी हैं उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश जारी कर दिए और कहा है कि जल्द से जल्द त्वरित समस्या का समाधान कराया जाए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या का जानने पहुंचते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। अक्सर जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं उस दौरान जनता दरबार लगाते हैं और आम जनताओं की समस्या सुनते हैं, जिस दौरान वहां पर तमाम लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा होती है और अपनी फरियाद सीएम योगी आदित्यनाथ को बताते हैं। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी अपडेट, सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ और एयरफोर्स स्टेशन के पीछे ये मुठभेड़ हुई है। अमित नाम के बदमाश को
गोली लगी। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया। बदमाश के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज किए गए। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले ग्रेटर नोएडा से बड़ी अपडेट, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के गोली लगी है, जहां घायल बदमाश को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और बदमाशों के पास से आपको बताते चले कारतूस भी बरामद किया गया है। तो सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में ये ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एयरफोर्स स्टेशन के पीछे ये मुठभेड़ हुई है। अमिताभ का जो बदमाश है उसको गोली लगी है। गोली लगने से ये बदमाश घायल हुआ है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद किए गए हैं। महोदया, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अपराध एवं अपराधियों विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, आज थाना बादलपुर क्षेत्र में धूम मानिकपुर जो चौकी क्षेत्र है, वहाँ पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। लगभग 8:30 बजे एक व्यक्ति जो है बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पर आता हुआ दिखाई दिया। इसको जब पुलिस टीम द्वारा रोका गया तो ये रुका नहीं और भागने लगा मुड़ करके। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। पीछा किए जाने पर इसके द्वारा अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की कार्रवाई की गई, जिससे इसके पैर में गोली लगी। पकड़े जाने पर इसकी पहचान अमित पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम अहमदपुरी, थाना किला परिक्षितगढ़ मेरठ के रूप में हुई। और ये पता चला इससे हुई पूछताछ जो अब तक हुई है कि इसके खिलाफ मेरठ, हापुड़ व हरियाणा में लगभग आधे दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। यद्यप इसके बृहद आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इससे जो बरामदगी हुई है वो एक तमंचा, देसी तमंचा 315 बोर का, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फ़ोन। ये भी पता चला है कि ये बदमाश जून 23 में गुरुग्राम हरियाणा की भोंडसी जेल से। तो प्रशासन के हाथ में धूल झोंकते हुए आपको बता दें कि सौंपा पुराना पशु आयोग रथ। एक सीमेंट फैक्ट्री वालों ने सौंपा है पशु आरोग्य रथ। डीएम और एसपी ने फीता काटकर आरोग्य रथ का आपको बता दें कि शुभारंभ किया है। आरोग्य रथ को खोलते ही भड़के हैं डीएम। कहा कि तुम लोगों ने आज हमसे पुरानी गाड़ी का उद्घाटन करवाया, नया वाहन बताकर महाकचौड़ा गाड़ी का ये शुभारंभ करा दिया। 2013 मॉडल की गाड़ी का मेंटेनेंस करवाकर प्रशासन को सुपुर्द किया है। 10 साल 6 महीने 27 दिन पुरानी ये गाड़ी बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि ये आरोग्य रथ सौंपा गया है। तो एक सीमेंट, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रशासन की आंख में धूल झोंकते हुए एक पुराना पशु आरोग्य। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।